1:30 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग बेस से बाहर निकलती है। अब वैसे तो इसे दोपहर के 1:10 पर ही लंदन के लिए उड़ान भर लेनी चाहिए थी, लेकिन आज ये फ्लाइट लेट थी। यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर हवाई जहाज, और इस दिन ये इस प्लेन की पहली फ्लाइट नहीं थी। इससे पहले करीब 12 घंटे पहले यह प्लेन पेरिस से दिल्ली आया था और फिर सुबह इसने दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट ली। इसी फ्लाइट में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वत्सा, जिन्होंने एक बड़ी ही अजीब चीज नोटिस करी। इन्होंने देखा कि प्लेन के विंग फ्लैप्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे और प्लेन का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। दिस एसी इज नॉट वर्किंग, लुक एट एवरीवन। बाद में इन्होंने इस इंसिडेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इनका कहना था सिर्फ ऐसी ही नहीं, प्लेन का एंटरटेनमेंट सिस्टम, रिमोट कंट्रोल कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। This AC is not working. Look at everyone. प्लेन फ्लाइट एंटरटेनमेंट इज नॉट वर्किंग, नथिंग इज वर्किंग, नथिंग एट ओनल। लेकिन फॉर्चुनेटली 11:16 पर यह फ्लाइट अहमदाबाद में सेफली लैंड कर जाती है। करीब 12:20 पर इस प्लेन की रिफ्यूलिंग करी जाती है और एग्जैक्टली 42 मिनट का समय लगता है इस प्लेन में फ्यूल भरने में, जो कि यूजुअल से थोड़ा सा ज्यादा है। आमतौर पर 30 से 35 मिनट का समय लगना चाहिए। एक DGCA के ऑफिशियल बाद में इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि यह कोई आउट ऑन ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है फ्यूल भरने में एक ऐसी मैक्स पेलोड फ्लाइट के लिए। लेकिन जब फ्यूल भर रहा था, पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ रहे थे। एग्जैक्टली 242 लोग इस प्लेन में चढ़ते हैं, 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। प्लेन की कमांड संभाले हुए थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके साथ थे को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 10,100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोपहर के 1:31 पर यह प्लेन एक्टिव रनवे की तरफ जाना शुरू करता है। 1:34 पर अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक सर्विसेज से इसे टेक ऑन ऑफ की परमिशन मिल जाती है और ठीक 1:38 और 24वें सेकंड पर इसके सारे प्री चेक फ्लाइट चेक्स पूरे हो जाते हैं। Fuselage port side looks clean, no visible damage, all access panels secure. Wing surface okay, control surface freely move कर रहे हैं, no play. Tires look good, pressure seems right. Starboard side complete, everything looks within parameters. Engine 2 also clear. और फ्लैप एडजस्टमेंट की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई थी। वेदर भी ठीक था और विजिबिलिटी भी अच्छी। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ऑपरेशनल लिमिट के अंदर था। यह प्लेन रनवे नंबर 23 पर जाकर अपनी पोजीशन ले लेता है। 1:48 और 44वें सेकंड पर यह प्लेन रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ कर जाता है। अगर आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैटेलाइट इमेजरी से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक ही रनवे है और चारों तरफ यह एयरपोर्ट घिरा हुआ है रेजिडेंशियल एरियाज से। इन्हीं आसपास के घरों में रह रहा था एक 17 साल का लड़का आर्यन, जो उस समय अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि एक प्लेन कैसे उड़ता है। तो वो अपना फोन निकालकर वीडियो फिल्म करने लगता है। इसके द्वारा लिए गए वीडियो में देखने को मिलता है कि कैसे प्लेन का लैंडिंग गियर ऊपर नहीं आया है। 1:38:55 पर प्लेन हवा में 625 फीट की हाइट पर पहुंचता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाता। कुछ ही सेकंड्स बाद पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल करके कहते हैं, ट्रस्ट नॉट अचीव्ड, बॉलिंग फॉलिंग, मेरे मेरे। इसके बाद प्लेन का ATC से कांटेक्ट टूट जाता है और ATC फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। 1:39 पर प्लेन नीचे गिरने लगता है और सिर्फ 34 सेकंड्स, टेक ऑफ करने के सिर्फ 34 सेकंड्स बाद यह प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रेजिडेंशियल एरिया मैग्नानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल में जाकर क्रैश कर जाता है और इस हॉस्टल में आग लग जाती है। संगीत हॉस्टल में इस वक्त लंच ब्रेक चल रहा था और लगभग 35 स्टूडेंट्स कैंटीन में जमा थे। एकदम से प्लेन आकर कैंटीन से टकरा गया। किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए स्टूडेंट्स खिड़कियों से कूदने लगे। कोई 2nd फ्लोर से कूदा तो कोई 3rd फ्लोर से। वहां पास रहने वाले लोगों ने बताया कि जब प्लेन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाकर टकराया तब एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी और उन्हें लगा कि जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ धुआं था और जमीन पर मलबा पड़ा हुआ था।
प्लेन में मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचे, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश सिटीजन जो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इनका कहना है कि प्लेन के जिस साइड इनकी सीट मौजूद थी, प्लेन का वो हिस्सा चांस की बात है जमीन की तरफ गिरा। उन्हें बाहर खाली जगह दिखी तो वह इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आ गए, लेकिन प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार से ब्लॉक था। इसी कारण से कोई और बाहर नहीं आ पाया। सरकार ने अभी तक ऑफिशियल टोल नहीं बताया है एग्जैक्टली कितने लोग यहां मारे गए, लेकिन अनुमान है कि यह नंबर 270 से भी ज्यादा होगा। यह प्लेन क्रैश इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, दुनिया के सबसे खौफनाक क्रैशेस में से एक। सवाल सबके मन में एक ही है, आखिर यह क्रैश हुआ क्यों? यहां किसकी जिम्मेदारी बनती है, एयर इंडिया, बोइंग या सरकार? आइए मौजूदा एविडेंस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहां हुआ क्या था। को रिकवर कर लिया है, जिसमें कॉकपिट में होने वाली बातचीत और साउंड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी रिकवर किया जा चुका है, जिसमें ओन अल्टीट्यूड, स्पीड और इंजन परफॉर्मेंस जैसी एक्टिविटीज का डाटा रिकॉर्ड होता है। इन दोनों को मिलाकर प्लेन का ब्लैक बॉक्स बनता है, जो एयर क्रैशेस को समझने में बहुत मदद करता है। इस क्रैश की इंक्वायरी इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है, जिसमें यूके और यूएस की टीम्स मदद कर रही है। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि यह प्लेन एक अमेरिकन मेड बोइंग एयरक्राफ्ट है, तो इसकी वजह से यूएस का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB भी अपनी एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कुछ दिन पहले खबरों में आया था कि इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स को इंडिया से बाहर अमेरिका में भेजा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन के लिए न्यूज रिपोर्टर VO AI crash probe is concerned. We are now learning that the black box will be sent to the United States and ONL. The data in it will be recovered in the US itself. लेकिन सरकार ने कहा है यह गलत है। एविएशन मिनिस्ट्री के अनुसार इस ब्लैक बॉक्स को इंडिया में ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स के अलावा हमारे पास कुछ और सबूत है जो ऑलरेडी पब्लिकली मौजूद है। सबसे पहले फ्लाइट रडार का डाटा, जो एग्जैक्ट टाइमिंग्स बताता है कि कब प्लेन से कम्युनिकेट किया गया, ATC ने एग्जैक्टली कब क्या कहा, कब प्लेन ने टेक ऑन ऑफ किया, इससे पहले कौन सी फ्लाइट्स ली गई, यह प्लेन कितने ऑन अल्टीट्यूड पर उड़ा और इसकी स्पीड कितनी थी जब यह अपने हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद था। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा मौजूद हैं दो बड़े महत्वपूर्ण वीडियोस। एक वीडियो जो उस समय 17 साल का आर्यन आरी अपनी छत से बना रहा था, जो अपने गांव से पहली बार अहमदाबाद घूमने आया था और अपने दोस्तों को प्लेन के वीडियोस दिखाना चाहता था। तो मतलब नज़दीक से करीब से गुजर रहा था, तो उसने वीडियो बना लिया कि जाऊंगा अपना गांव देहात में दिखाऊंगा, दोस्त या फ्रेंड को अपना करेंगे कि इतना नज़दीकी से प्लेन उठता है यहाँ पे। प्लेन उठता है यहाँ पे। और दूसरा जरूरी वीडियो हमारे पास आता है एयरपोर्ट पर लगे हुए CCTV से। इस दूसरे वीडियो में प्लेन के टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन पहला वीडियो जो रिलेटिवली हाई क्वालिटी का है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि प्लेन के क्रैश होने से पहले प्लेन के लैंडिंग गियर्स बाहर निकले हुए थे। ये चीज नॉर्मल नहीं है। एरोप्लेन के टेक ऑफ होने के तुरंत बाद पायलट्स जो सबसे पहला काम करते हैं वो होता है लैंडिंग गियर को अंदर करना। इसके बाहर निकले रहने पर टेक ऑफ में दिक्कत आती है। इसके अलावा वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि प्लेन के विंग फ्लैप्स खुले नहीं हुए थे, रिट्रैक्टेड थे। विंग फ्लैप्स हवाई जहाज के विंग्स पर एग्जैक्टली यहाँ मौजूद होते हैं। इन फ्लैप्स के खुलने और बंद होने से प्लेन का ऊपर नीचे जाना कंट्रोल किया जा सकता है। जब ये फ्लैप्स खुलते हैं, डिप्लॉय किए जाते हैं। डिप्लॉय किए जाने का मतलब है बाहर निकल के नीचे की तरफ पॉइंट करना, तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, जिसकी वजह से लिफ्ट पैदा होती है और ड्रैग भी बढ़ता है। इसकी मदद से प्लेन टेक ऑफ के वक्त ऊपर उड़ पाता है। वैसे लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों केसेस में प्लेन के फ्लैप्स को डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन जिस एंगल पर डिप्लॉय किया जाता है वो अलग होता है। लेकिन सिर्फ जब प्लेन हवा में सीधा उड़ रहा होता है, फ्लैप्स को रिट्रैक्ट करके रखा जाता है। अब हमारी इस एयर इंडिया फ्लाइट में टेक ऑफ के वक्त फ्लैप्स रिट्रैक्टेड थे, सही तरीके से खुले नहीं हुए थे और लैंडिंग गियर भी बाहर था। अब सवाल यह कि ऐसा क्यों हुआ? इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक थ्योरी लिखी कि टेक ऑफ के बाद एक तेज आवाज आई होगी प्लेन के इंजन फेल होने की वजह से। इसे सुनकर पायलट्स घबरा गए और लैंडिंग गियर अंदर करना भूल गए। ऐसी ही एक मिलती जुलती थ्योरी है कि को पायलट ने गलती से लैंडिंग गियर की जगह विंग फ्लैप्स अंदर कर दिए। ये सभी थ्योरीज आती हैं इस कैटेगरी के अंदर कि पायलट्स की गलती थी। लेकिन न्यूज एल्ड्री को एयर इंडिया के एक 787 के पायलट ने बताया कि इस थ्योरी के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि ड्रीम लाइनर में बड़े वार्निंग सिस्टम्स लगे होते हैं। अगर फ्लैप्स अच्छे से सेट नहीं किए हो तो पायलट्स को वार्निंग दी जाती है,
ढेर सारी वार्निंग लाइट्स बजने लगती हैं। इसके अलावा कैप्टन सुमित सबरवाल का 8000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे वो। तो इस चीज की संभावना बहुत कम है कि यहाँ पर पायलट्स की तरफ से कोई गलती हुई होगी। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन सोहेल हांडा के मुताबिक तो अगर ड्रीमलाइनर फ्लैप्स के बिना 600 फुट तक पहुंच जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ले जाने के लिए एक इंजन भी काफी होता है। तो अगर ये थ्योरी सच नहीं है तो इसके बाद मोटे मोटे तौर पर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, प्लेन में अचानक से टोटल पावर लॉस हो जाना। और ऐसा होने का एक बड़ा सबूत हमें आर्यन के वीडियो में देखने को मिलता है। करीब से देखोगे तो इस वीडियो में आपको प्लेन के नीचे एक और ऑब्जेक्ट सा दिखाई देगा। कई सारे एक्सपीरियंस पायलट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चीज रैट है, रैम एयर टरबाइन। ये एक छोटा सा विंड टरबाइन है जो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आज के दिन लगभग सभी एरोप्लेन में मौजूद होता है। ये आपको लैंडिंग गियर के ठीक पीछे मिलेगा। जब भी किसी एरोप्लेन के सारे पावर सोर्सेस काम करना बंद कर देते हैं, तब ये टरबाइन ऑटोमेटिकली बाहर निकल कर आता है और हवा में तेज तेज घूमकर पावर जनरेट करने लगता है। इससे ज्यादा बिजली तो जनरेट नहीं होती, लेकिन इतनी जरूर होती है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में एरोप्लेन में कुछ क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम्स काम कर सके। अब बात यह है कि अपनी बिजली जनरेट करता है एरोप्लेन की स्पीड की वजह से, क्योंकि एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसकी वजह से जो हवा लग रही है इस टरबाइन पर, वहां से बिजली जनरेट हो रही है। तो जितनी ज्यादा तेज प्लेन उड़ेगा और जितनी ज्यादा हाइट पर प्लेन मौजूद होगा, उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली यह रैट काम करेगा। इसको लगाने के पीछे पर्पस यही है कि पायलट्स को किसी सेफ जगह पर लैंड करने का समय मिल सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली AI-171 की फ्लाइट में ना तो प्लेन की ज्यादा हाइट थी और ना ही प्लेन ने ज्यादा स्पीड पकड़ी थी, और ऊपर से पायलट्स के पास 30 सेकंड से भी कम का समय था, तो रैट मदद नहीं कर सका। लेकिन अगर हम ये फॉर श्योर कह सकते हैं कि जो वीडियो में हमें वह ऑब्जेक्ट निकलता हुआ दिखा वो रैट ही था, तो इससे यह हमें सबूत मिल जाता है कि एक्चुअली में इस प्लेन में टोटल पावर लॉस ही हुआ था। विश्वास कुमार रमेश ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि क्रैश होने से ठीक पहले एक बड़ी तेज आवाज सुनाई दी थी और लाइट्स फ्लिकर करने लगी थी। एविएशन एक्सपर्ट और यूट्यूब कैप्टन स्टीव शाइबनर का कहना है कि यह तेज आवाज उस हैच के खुलने की आवाज हो सकती है जिसके अंदर रैट होता है। कैप्टन स्टीव शाइबनर। And now we've got a guy saying he heard a loud bang and the lights flickered. What would cause that? The deployment of the rat. इसी तरह लाइट्स का फ्लिकर होना भी बड़ी आम बात है जब रैट डिप्लॉय होता है, क्योंकि यह रिजर्व इलेक्ट्रिक पावर कोड अपने डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे बाकी सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं। रैट के डिप्लॉय होने का एक और सबूत आर्यन के वीडियो में मौजूद है। उस वीडियो को जरा ध्यान से सुनो तो आपको एक प्रोपेलर जैसी आवाज सुनाई देती है। जब कोई 787 ड्रीमलाइनर का प्लेन इस तरीके से आपके ऊपर से गुजरेगा, उसकी आवाज अलग आती है। संगीत। इन दोनों वीडियोस को साइड बाय साइड रखकर एक बार दोबारा से सुनिए, आपको एयर इंडिया फ्लाइट वाले वीडियो में प्रोपेलर जैसी आवाज सुनाई देगी। यह बात लगभग क्लियर हो जाती है कि रैट एक्चुअली में डिप्लॉय हुआ था, लेकिन फिर अगला सवाल उठता है कि रैट डिप्लॉय क्यों हुआ था। मोटे मोटे तौर पर 3 इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जो कारण बन सकती हैं रैट के डिप्लॉयमेंट के पीछे। पहला, जब प्लेन में टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए। दूसरा, प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए। या फिर तीसरा, प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाएं और प्लेन में कोई पावर सोर्स ही ना रहे। दोनों इंजन फेल होने को ड्यूल इंजन फेलियर कहा जाता है, जो एक्चुअली में बहुत ही रेयर चीज है। ये इतना रेयर है कि पिछले 70 साल में ड्यूल इंजन फेलियर के केवल 7 मामले सामने आए हैं। लेकिन हमारे केस में 1-2 ऐसी चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि एयर इंडिया की इस फ्लाइट में शायद यही हुआ था। पहली, प्लेन के क्रैश होने से पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को की गई मेडेकॉल में कहा था कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा। ट्रस्ट नहीं मिल रहा। Thrust not achieved. Falling. Mayday. जब प्लेन उड़ता है तो उसके इंजन से जो तेज हवा पीछे की तरफ निकलती है वो उसे आगे की तरफ जोर से धक्का देती है और इसी धक्के को थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट ना मिलना दिखाता है कि प्लेन्स के इंजन में कुछ गड़बड़ थी। और दूसरी, इसके अलावा लैंडिंग गियर का अंदर ना होना भी ड्यूल इंजन फेलियर का सबूत हो सकता है, क्योंकि इतनी पावर ही नहीं थी कि लैंडिंग गियर को अंदर किया जा सके। अब अगला सवाल यह उठता है कि अगर इस प्लेन में ड्यूल इंजन फेलियर हुआ तो वो क्यों हुआ। इसके पीछे 3 अलग अलग थ्योरीज हैं दोस्तों।
पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी है फ्यूल कंटेमिनेशन। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर एस.जे. मुरलीधर का मानना है कि इस फ्लाइट में शायद फ्यूल कंटेमिनेशन हुआ था। One of the possible reason what I can think of, it can be due to fuel contamination. यानी कि जो तेल डाला गया प्लेन में, प्रॉब्लम वहां थी। इनके मुताबिक फ्यूल कंटेमिनेशन होने पर या तो कम थ्रस्ट जनरेट हुई जिससे प्लेन ऊपर नहीं उड़ पाया, या इसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गए। स्ट्रेटेजिक एविएशन सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी के चेयरपर्सन नील हंसफोर्ड ने दी गार्डियन को भी ऐसा ही कुछ कहा कि वैसे तो फ्यूल टैंक फुल था, लेकिन फ्यूल कंटेमिनेट से क्लॉगिंग हो सकती है और फ्यूल ब्लॉकेज से इंजन प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूल कंटेमिनेशन होने के पीछे दोस्तों अपने अलग अलग कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि फ्यूल में पानी होना, कचरा होना, या क्ले, रस्ट, डर्ट, इवन माइक्रोबियल ग्रोथ बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो ग्राउंड व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, वो अगर जेट फ्यूल के साथ मिक्स हो जाए तो नॉन सॉल्युबल क्रिस्टल्स बन सकते हैं जो एक्चुअली में जाकर एक बार फिर से क्लॉगिंग कर सकते हैं। 2019 में अमेरिका में इसी तरह के 3 केसेस सामने आए थे। मार्च 2019 में एक बोइंग 787 को जापान में फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से ही ड्यूल इंजन मेल फंक्शन सहना पड़ा था। थैंकफुली इस केस में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, पायलट सेफली इस प्लेन को लैंड करा पाए थे इसके बावजूद भी। लेकिन अगर इस एयर इंडिया क्रैश के पीछे कारण यही निकलता है तो ब्लेम यहाँ फ्यूल सप्लायर्स पर भी आएगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 3 फ्यूल सप्लायर्स हैं, इंडियन ओनिल, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस। फ्यूल कंटेमिनेशन होने का मतलब है कि इस फ्यूल की टेस्टिंग ढंग से नहीं हुई और एविएशन फ्यूल की रिगरस टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी चीज है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आती है टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर। एक सीनियर पायलट ने टाइम्स ऑन ऑफ इंडिया को बताया कि प्लेन के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर्स फेल हो गए, जो इलेक्ट्रिकल पावर देकर इंजन को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। जनरेटर्स फेल होने पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल्स ने काम करना बंद कर दिया। जब ऐसा होता है तो ऐसे सभी एरोप्लेन में ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स लगी होती हैं इमरजेंसी केसेस के लिए। वह बैकअप की तरह काम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, लेकिन उन्हें स्टार्ट होने में 90 सेकंड्स तक लग सकते हैं और इस प्लेन के पास यह 90 सेकंड्स अनफॉर्चूनेट